चलो, आ रही है आवाज सबको ऑनलाइन। तो आज का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें दो सिस्टम आपको, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, केमिकल कंट्रोल, और इसमें आपका न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के जितने ही फंक्शन है ना, इसी दो सिस्टम के अंदर है ना आपका। एक नर्वस कंट्रोल आपका, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये दोनों आपस में मिलजुल के एक दूसरे के फंक्शन को इंटीग्रेट करके हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहली बात कि आपको बताया था, जैसे कि तुमने सुना होगा हाइपोथैलेमस, सुना है नाम? किसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? करता है ना। ये मान लो आपका हाइपोथैलेमस है, ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अपन कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर। और ये क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में जितने भी बाकी ग्लैंड्स है उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी बाकी जितने ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में उन सबको कंट्रोल करता है। ये बात समझ में आई? अब देखो, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को? बाय द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। कैसे करता है आपका? ये कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है। दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन? आपका हाइपोथैलेमस, है ना। एक को बोलते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक को बोलते हैं इनहिबिटिंग। मतलब मान लो हमारे बॉडी में किसी हार्मोन की जरूरत है, तो कैसा वाला कर देगा? ये स्टिमुलेटिंग वाला बोलेगा पिट्यूटरी को कि भाई तुम उस हार्मोन का सिक्रेशन करवाओ। ठीक है, जब उस हार्मोन की जरूरत नहीं है तब एक ऐसा वाला हार्मोन सिक्रेट करेगा इनहिबिटिंग वाला, उसको बोलेगा कि अब इस हार्मोन के सिक्रेशन को बंद कर दो। आ रही बात समझ? दूसरी बात, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है किसके सिक्रीशन को? पिट्यूटरी के, है ना। लेकिन पिट्यूटरी कभी भी किसको कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब कि नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल करता है किसको? एंडोक्राइन को। लेकिन एंडोक्राइन कंट्रोल नहीं करता है किसको? नर्वस सिस्टम को। ठीक है, आगे देखो। स्टिमुलस आप जानते हो क्या होता है? एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टिमुलस क्या हमेशा बाहर से ही हो सकता है? नहीं, स्टिमुलस आपका बाहर में भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। जैसे तुमने देखा होगा कि आपके बॉडी में बॉडी वॉल्यूम कम, मतलब आपका बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है, अगर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, उसके रिस्पॉन्स में भी हार्मोन सिक्रीट होता है कि नहीं होता है? पढ़ा है ना एक्सक्रीशन में, है ना। तो जो आपका स्टिमुलस है बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मतलब स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों हो सकता है। अब जो भी स्टिमुलस होगा, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको रिसीव कौन करता है? आपका रिसेप्टर्स। स्टिमुलस को हमेशा कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स एक्चुअली होता है क्या? आपका सेंसरी ऑर्गन। कौन? आपका सेंसरी ऑर्गन, है ना। अब यह रिसेप्टर्स कौन उठाया? सेंसरी ऑर्गन से आपका, वह स्टिमुलस को क्या किया? रिसीव करा। रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को अब कैरी कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन्स। क्योंकि अभी सिग्नल आपका आया कहाँ, लेके जाना है ब्रेन के पास, तो कौन सा न्यूरॉन आएगा यहाँ पे? सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। अब यहाँ देखो, जो आपका जैसे ही आपका स्टिमुलस को रिसीव करेगा आपका सेंसरी ऑर्गन्स, वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? आपका इम्पल्स। इसी इम्पल्स को कैरी करेगा कौन? आपका सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी को ही अपन क्या बोल सकते हैं? एफरेंट। सेंसरी को क्या बोलते हैं? एफरेंट। अब यह कहाँ लेके जाएगा इसको? सीएनएस में। सीएनएस में इसका होगा, क्या होगा? प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी इंफॉर्मेशन वो लेके आ रहा है सिग्नल, यहाँ पे इसका क्या होगा? एनालाइज होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, है ना। और आपका ब्रेन बताएगा कि कौन सा स्टिमुलस था। ठीक है, और फाइनली यहाँ से कौन उठाएगा इसको? मोटर न्यूरॉन। और जहाँ पे एक्शन होना है उस जगह पे इस इंटरप्रिटेशन को पहुँचाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? यह आपको बता रहा है कि कैसे आपका ये फ्लो होगा सिग्नल। आपका पहले स्टिमुलस आया, उसको रिसीव किया कौन? सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स। वहाँ पे जो भी आपका क्या जनरेट होगा? सिग्नल जनरेट होगा। इम्पल्स को कैरी करेगा कौन? आपका, है ना। मतलब सेंसरी न्यूरॉन से क्या करता है? इम्पल्स को जनरेट करता है। सिंपल सी बात है, देख, यह स्टिमुलस है मान लो, इसको रिसीव किया सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, है ना। तो रिसेप्टर कौन है? आपका सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। और सेंसरी ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो एक्चुअली इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है? आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। तो स्टिमुलस आया, रिसीव किया रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स, उसके अंदर का एक्टिवेट हो गया कौन? आपका सेंसरी न्यूरॉन।
वहां पे क्या जनरेट हो गया आपका इम्पल्स। उस इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गया, सीएनएस में। सीएनएस में उसका क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, एनालाइज होगा। उसके बाद उसको कौन उठाएगा, आपका मोटर न्यूरॉन या एफरेंट, और कहाँ लेके जाएगा, इफेक्टर के पास। इफेक्टर उस ऑर्गन्स को बोलते हैं जो रेस्पॉन्स देगा, है ना। मान लो आपने सांप देखा, तो आपके लिए इफेक्टर कौन होगा, पैर का मसल, है ना, लेग्स मसल, है ना, उसी से आप दौड़ोगे भागोगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। पहला कौन सा कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल। दूसरा आपका हार्मोनल, क्लियर है। नर्वस कंट्रोल हैज फॉलोइंग कैरेक्टर। अब इसीलिए मैंने बोला था कि दोनों के कुछ कैरेक्टर होंगे। आपके बॉडी में जब नर्वस कंट्रोल है तो भी हमें किसकी जरूरत होती है, एंडोक्राइन की। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है। पहला देखो, इट इज रैपिड एंड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। पक्की बात है, नर्वस कंट्रोल बहुत तेजी से क्या होता है आपका, कंडक्ट होता है ना, कंडक्ट या ट्रांसमिट होता है। और एक ऐसा कॉन्टैक्ट है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपने देखा, कंडक्शन देखा था ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी, वहां से पॉइंट सी, वहां से पॉइंट डी, ऐसे करके फिर कहाँ पे जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे में। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, तब आपका सिग्नल आगे मूव करता है, इंपल्स आपका आगे मूव करेगा, क्लियर है। आगे देखो, इट टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल बोल दो, नर्व इम्पल्स बोल दो, यही है ना, ठीक है। अब आगे देखो, नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। पक्की बात है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। पहले इसको रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर अगले के डेंड्राइट में, हाँ वही मतलब साइनेप्टिक नर्व, फिर अगले के डेंड्राइट में, यही पाथवे होगा। तो इसका ट्रैवल का पाथवे क्या होगा, एक स्पेसिफिक होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, है ना। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स हमें पढ़ना है यहाँ पे ह्यूमन का, लेकिन उससे पहले किसका थोड़ा सा अपन ब्रीफ डेटा देखते हैं। दूसरे एनिमल्स में भी जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं, और इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है। ह्यूमन का तो है ही, लेकिन दूसरे पोर्शन से भी आपको क्या पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो देखो, स्पॉन्जेज लैक न्यूरॉन्स, इसमें आपका न्यूरॉन्स नहीं होता है। इन हाइड्रा ऑल न्यूरॉन्स आर सिमिलर एंड आर लिंक्ड टू वन अनदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क कॉल्ड प्लेक्सस। सारे न्यूरॉन एक ही जैसे होंगे, किसमें, हाइड्रा में, और सब एक नेटवर्क बना लेता है। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं अपन, प्लेक्सस, ठीक है। बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ टोमेटा, इसी के बीच में इसका सारा क्या होगा, आपका न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क दैट इज कॉल्ड प्लेक्सस, क्लियर है। आगे देखो, प्लानेरिया। प्लानेरिया हैज टू कॉर्ड्स दैट कन्वर्ज, एक साथ मिल जाएगा दोनों, है ना, टू फॉर्म अ रूडिमेंट्री ब्रेन। मतलब अभी देखो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो प्लानेरिया में क्या आपका दो कॉर्ड्स होता है, कॉर्ड समझते हो ना, हाँ बताया था पहले भी, है ना। इसमें दो कॉर्ड्स होगा, और वो दो कॉर्ड्स क्या करेगा, एक साथ मिल के आपका एक ब्रेन बनाएगा। लेकिन कैसा ब्रेन होगा वो, रूडिमेंट्री ब्रेन, मतलब लेस डेवलप्ड ब्रेन। मतलब अभी इसमें पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट देखो, एक कॉर्ड है, एक ये दूसरा कॉर्ड है, यहाँ पे मिलके क्या बना दिया है, ब्रेन। ऐसा ब्रेन होगा आपका लेस डेवलप्ड। आई बात समझ, चलो आगे देखो। इन अर्थवॉर्म और central nervous system consists of a single ventral nerve cord and paired segmented ganglia। आई बात समझ, यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है सब तुमने पहले भी, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा आपका, एक सिंगल, वेंट्रल साइड में क्या होगा, एक नर्व कॉर्ड होगा। क्या होगा आपका, वेंट्रल साइड में एक सिंगल नर्व कॉर्ड, और उसी में आपका अटैच होगा पेयर्ड क्या आपका, गैंग्लिया। गैंग्लिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेल बॉडी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का, सेल बॉडी का, जहाँ सेल बॉडी बहुत ज्यादा मिलता है उसी रीजन को बोलते हैं अपन गैंग्लिया। आगे देखो, इन कॉकरोचेज, है ना, द नर्वस सिस्टम इज फेयरली वेल डेवलप्ड। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेगमेंटल गैंग्लिया एंड द नर्व्स। ये थोड़ा ज़्यादा क्या हो गया आपका, डेवलप हो गया, और इसमें सारे चीज़ मिलेंगे इनके ब्रेन में, ठीक है। हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्या, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। इट रेगुलेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बाय नर्व इम्पल्सेस। नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। सबसे पहला लाइन इंपॉर्टेंट, जो अभी तक समझने लायक लाइन है आपका, कि जो नर्वस टिश्यू है कैसा आपका, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। कैसा है, एक्टोडर्मल। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, सीएनएस एंड पीएनएस। आप जानते हो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में कौन कौन आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से जो सारे नर्व्स निकलेंगे उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, है ना। तो ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड को बोल दिया हमने क्या, सीएनएस। और बाकी जो उससे सारे नर्व फाइबर्स निकलेंगे, मतलब जितने भी नर्व फाइबर्स है आपके, ब्रेन से जो निकला उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा बोलेंगे स्पाइनल नर्व, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन, सीएनएस। पेरिफेरल नर्व, इट इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स, दैट इज क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर होते हैं भाई, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रेनियल नर्व्स। और 31 पेयर्स आपके होते हैं किसके, स्पाइनल नर्व्स के। ये डेटा भी आपको याद रखना है। नर्व्स के नाम तो नहीं पूछते मेनली, लेकिन ये पूछ लेगा कि कितने कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको कल ही बताया था मैंने कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी क्या होता है, डिवीजन होता है। पेरिफेरल में आ गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। सोमैटिक मतलब ये वॉलेंट्री, ये किस मसल को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री मसल्स को। और वॉलेंट्री मसल कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल, तो आपके बोन से अटैच होता है, ठीक है। और यह कैसे मसल को कंट्रोल करता है, इन वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल्स। अभी फिर से दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपको बताया था दोनों का फंक्शन कैसा है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक है ना, मतलब एक दूसरे का जस्ट अपोजिट काम करता है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई सबको, आगे देखो। नर्वस सिस्टम हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन इसमें मेनली दो टाइप के सेल्स होंगे। एक होगा आपका ग्लायल सेल्स, या क्या बोलते हैं, ग्लिया। देयर नेम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाया मीनिंग टू, है ना, टू समझते हो ना। आगे, दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये क्या है आपके स्पेशलाइज्ड। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो एक आपके ग्लायल सेल्स होते हैं, है ना। तो क्या है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है। These cells can divide. The most common type of tumor, that is cancerous, called glioma, develops from glial cells. ये सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड कर सकता है, और जो मोस्ट कॉमन आपका कैंसर है जिसका नाम क्या है आपका, ग्लायोमा, इसी सेल्स के रैपिड डिवीजन के कारण होता है, इस सेल्स के ग्लायल सेल्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तो फिर से देखेंगे अपन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तीन टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोग्लिया। ये तीन टाइप के होते हैं कौन, आपके ग्लायल सेल्स, ठीक है। द न्यूरोग्लायल सेल्स, या इसी को ग्लायल सेल्स ही बोलेंगे, है ना, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। दो ही टाइप के सेल है आपके, ग्लायल सेल्स एंड न्यूरॉन्स, है ना। अब ग्लायल सेल्स को न्यूरोग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। ग्लायल सेल्स तीन टाइप के होते हैं, ये देख लिया आपने, है ना। अब एक ग्लायल सेल्स का काम क्या है आपका, यह जो दूसरे सेल है आपका न्यूरॉन्स, उसको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। न्यूरोग्लायल मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। अब देखो मेन सेल्स कौन है आपका नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स है। फिर भी अगर वॉल्यूम देखे तो 55% किसका है, ग्लियल सेल्स का, और 45% ही कौन है आपका, न्यूरॉन्स। मतलब मोर देन 1/2, मतलब 50% से ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, न्यूरोग्लायल का, और उससे कम वॉल्यूम है तो किसका है, न्यूरॉन्स का। इस बात को याद रखोगे। दूसरा सेल कौन है आपका, न्यूरॉन्स। These are highly specialized cells which can detect, receive, transmit different kinds of stimuli. तो सबसे मेन सेल कौन है आपका, न्यूरॉन्स है ना। और ये क्या कर सकता है आपका, डिटेक्ट कर सकता है स्टिमुलस को, है ना, या ट्रांसमिट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, सब काम कर सकता है ना। मेन सेल तो यही है आपका, कौन आपका, न्यूरॉन्स। मेन सेल्स कहने का मतलब ये नहीं कि उन लोग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर वो ना हो तो ये भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोलेंगे अपन, न्यूरॉन्स को बोलेंगे, ठीक है। और न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक एजहन एंड हैज थ्री पार्ट्स, आप जानते हो पहले से। पहला को बोलेंगे सेल बॉडी, या साइटोन, या सोमा, या पेरिकैरियन, है ना। ये सब नाम किसका देते हैं अपन, सेल बॉडी का। पेरी क्या होता है आपका, कैरियन, है ना। सेल बॉडी बोलो, साइटोन बोलो, सोमा बोलो, और पेरिकैरियन। दूसरा कौन है आपका, डेंड्रॉन्स, डिवाइड्स और ब्रांचेस टू फॉर्म डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्रॉन ही जब ब्रांचिंग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेंड्राइट्स। और तीसरा आपका कौन है, एक्सॉन। अब देखो इन दोनों को मिला के, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन, दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी मेन सेल हो गया, उसी से दोनों बाहर निकल रहा है ना। देखो ना, यह सेल बॉडी आपका मान लो, सेल बॉडी है, ठीक है। इसी से इधर कौन निकल रहा है, एक्सॉन,
और इधर कौन निकल रहा है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन है ना। और डेंड्रॉन के ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये जो डेंड्रॉन का ब्रांचिंग है इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। तो देखो तो सेल बॉडी से ही दोनों निकल रहा है, इधर आपका एक्सॉन, इधर आपका डेंड्रॉन। तो इन दोनों को मिला के सेल प्रोसेसेस बोल सकते हैं क्या। याद है प्रोसेसेस क्या होता है, जो भी सरफेस से जो चीजें बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेसेस या सेल अपेंडेजेस। क्लियर है। एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड सेल प्रोसेसेस। साइटोन, अब क्योंकि साइटोन सेल बॉडी को बोल रहे हैं ना, एक सेल है ना, तो उसका खुद का न्यूक्लियस होगा, उसका खुद का साइटोप्लाज्म होगा, उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। मतलब एक सेल में जो भी होता है सब कुछ उसमें होगा ना, है ना। वही लिख रहा है, साइटोन हैज अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म हैज, ये सब तो नॉर्मल होगा ही, साइटोन आपका सेल बॉडी एक सेल है, तो बाकी से जो एक सेल में होता है वो सब तो होगा ही, लेकिन इसमें दो स्पेशल चीज अलग से मिलता है आपका। इसके साइटोप्लाज्म में एक ग्रैनुअल्स होता है, उसको बोलते हैं निसल्स ग्रैनुअल्स। कौन सा आपका, निसल्स। और ये कुछ अलग नहीं है आपका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस क्या है आपका, राइबोसोम। बोल सकते हैं आर ई आर, बोल सकते हैं क्या। तो मतलब इसका मतलब निसल्स ग्रैनुअल्स का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। निसल्स ग्रैनुअल का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक और इसमें मिलेगा आपको, शॉर्ट ब्रांचेज प्रोजेक्ट फ्रॉम साइटोन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, आपने देख लिया। दे ऑल्सो हैव निसल्स ग्रैनुअल्स, है ना। निसल्स ग्रैनुअल्स आपका कहाँ पे होता है, आपका साइटोन में तो होगा ही होगा, कहाँ पे होगा, साइटोन में तो होगा ही होगा। और आपके डेंड्राइट में भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, निसल्स ग्रैनुअल। लेकिन ये एब्सेंट होता है कहाँ पे, एक्सॉन में। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो निसल्स ग्रैनुअल से आपका सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे इसके बारे में, यह है क्या आपका, ई आर प्लस राइबोसोम्स, ठीक है। अभी हो गया तो पक्की बात है, इससे पता चल गया ये क्या सिंथेसिस करेगा भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, है ना। तीसरी बात, यह डेंड्रॉन में प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोन में तो है ही सेल बॉडी में आपके, लेकिन एक्सॉन में क्या है ये, एक्सॉन में क्या है ये, एब्सेंट। इसका कभी कभी दूसरा नाम भी एक देता है, इसका दूसरा नाम है आपका ट्रिग्वाइड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्वाइड बॉडी। निसल्स ग्रैनुअल्स का ही दूसरा नाम क्या आपका, ट्रिग्वाइड बॉडी। क्लियर है, बोलो। चलो आगे देखें। निसल्स ग्रैनुअल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप याद रखोगे, ठीक है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम साइटोन, है ना, वहीं से निकलता है ना आपका। एक्सॉन एक आपका कैसा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। और डेंड्रॉन जो है कैसा प्रोसेस है, सेल शॉर्ट है। डेंड्रॉन छोटा होगा, एक्सॉन आपका लंबा होगा। वही लिख रहा है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम साइटोन, और डेंड्रॉन से डेंड्राइट इज अ शॉर्ट प्रोसेस। द डिस्टल एंड इज ब्रांच, जो आपका एक्सॉन है उसका मतलब डिस्टल एंड क्या होगा, ब्रांच होगा। आपको बना के दिखाया था उस दिन, द डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच हैज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंड बल्ब या साइनेप्टिक नॉब, है ना। एक्सॉन के लास्ट में जो ब्रांचिंग होता है वहां पे नॉब होता है, उस नॉब को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, है ना। डेंड्राइट्स कलेक्ट एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन, whereas axon transmits the impulse away from the cell body। नहीं होगा ना, लेके कौन अंदर, लेके कौन आया, डेंड्रॉन, और बाहर लेके कौन गया वहां से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ लेता है कि जो डेंड्राइट्स आपका कंडक्ट करता है इम्पल्स का, वो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है, तो क्या बोलोगे। पेरीफेरी से कहाँ आ रहा है, सेंटर की तरफ, है ना, तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। और एक्सॉन का कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल, वह सेंटर से कहाँ लेके जा रहा है, बाहर की तरफ। आई बात समझ। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, किसके बेसिस पे, एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे। न्यूरॉन कितने टाइप के भाई, तीन टाइप के। कितने टाइप के, तीन टाइप के। अब एक बात यहां बता दो, सेल बॉडी तो सब में एक ही होगा, कितना होगा, सेल बॉडी एक होगा, ठीक है। दूसरी बात सुनते जाओ, सेल बॉडी सब में क्या होगा, एक। दूसरी बात, एक्सॉन भी सब में क्या होगा, एक ही। सेल बॉडी सब में एक, एक्सॉन भी क्या होगा आपका, एक। तो नंबर किसका चेंज होगा भाई, डेंड्राइट्स का। नंबर किसका चेंज होगा, डेंड्राइट्स। इसी के बेसिस पे हमें तीन टाइप का न्यूरॉन, पहला कौन सा है भाई, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में नंबर ऑफ एक्सॉन कितने, अरे क्या बोला, एक्सॉन हमेशा कितना, सिंगल। सेल बॉडी हमेशा कितना, सिंगल। चेंज किसका नंबर होगा, बस डेंड्राइट्स का, तीनों में, ठीक है।
तो मल्टीपोलर, पहला क्या बोल रहा है, मल्टीपोलर मतलब दो से ज्यादा है। एक कौन है इसमें, एक्सॉन, सेल बॉडी तो एक होगा ही होगा, और दो से ज्यादा क्या है इसमें, डेंड्राइट्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर। दो या उससे ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। अब आगे किसमें, बाइपोलर, नंबर ऑफ एक्सॉन 1, नंबर ऑफ सेल बॉडी 1, और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स 1, 1 है इसमें 1, और ऊपर एक्सॉन कितना है 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर। तीसरा, सेल बॉडी सब में एक होगा तो इसको काउंट नहीं करने का है ना, हमें देखना क्या है, मेनली एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। इसमें देखो एक एक्सॉन और दो या उससे ज्यादा क्या, डेंड्राइट, 2 + 1 कितने हो गए 3, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी, है ना, इसको क्या बोलेंगे, बाई। अब इसमें देखो एक्सॉन तो होगा ही एक, लेकिन इसमें डेंड्राइट क्या है, एब्सेंट, इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिपोलर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सब कहाँ प्रेजेंट हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्टीपोलर लोकेशन देखो, मल्टीपोलर कहाँ मिलता है आपके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, है ना, अभी समझेंगे क्या है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यह कहाँ मिलता है, रेटिना ऑफ आई, और वो आपको मिलेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, जब एम्ब्रियो होता है उसी में मिलता है, कौन वाला आपका, यूनिपोलर। क्लियर है, इस लोकेशन को आप याद रखोगे। अब आगे देखो, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। माइलिन शीथ आपका जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का मेनली एक्सॉन, न्यूरॉन का मेनली कौन, एक्सॉन, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, शीथ होता है फॉस्फोलिपिड का, किसका, फॉस्फोलिपिड का, उस कवरिंग को बोलते हैं अपन माइलिन शीथ। तो जिस न्यूरॉन्स में, जिस न्यूरॉन के एक्सॉन में माइलिन शीथ होगा उसको बोल देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें नहीं होगा उसको बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर है, जिसमें होगा क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसके एक्सॉन में माइलिन शीथ नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन या क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन, क्योंकि माइलिन शीथ मेनली कहाँ होता है, एक्सॉन के ऊपर होता है। माइलिनेटेड नर्व्स आर enveloped with Schwann cells which secrete myelin sheath around the axon। ये जो माइलिन शीथ है ना, उसको सिक्रीट करने वाला एक सेल होता है, उस सेल का नाम क्या है, स्वान सेल्स। क्या नाम है, स्वान सेल। तो क्या नॉन माइलिनेटेड में स्वान सेल्स नहीं होगा, होगा। यहाँ पे डिफरेंस समझना, जैसे मान लो या आपने एक एक्सॉन ले लिया, ये देखो, एक्सॉन है मान लो, यहाँ पे क्या मान लेते हैं अपन, सेल बॉडी, सेल बॉडी से मतलब हमारा मतलब किससे, अभी एक्सॉन से। देखो यहाँ पे ये कुछ स्पेशल सेल होते हैं इसके एक्सॉन के ऊपर, इस सेल को बोलते हैं अपन स्वान सेल। क्या बोलते हैं, ये स्वान सेल क्या करता है, एक लेयर यहाँ पे सिक्रीट करता है, इसी लेयर को बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है, ये लेयर कौन सा आपका, माइलिन शीथ। अब ध्यान दो, स्वान सेल किसको सिक्रीट किया, माइलिन शीथ को, इसीलिए इस न्यूरॉन को अपन क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड। जो नॉन माइलिनेटेड होता है ना, उसमें भी इसका एक्सॉन ले लिया, किसका अपन, नॉन माइलिनेटेड का, किसका ले रहे अपन, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, इसके भी एक्सॉन पे आपके स्वान सेल्स होते हैं। कौन होगा आपका, स्वान सेल्स होगा, है ना, लेकिन यह स्वान सेल आपका माइलिन शीथ सिक्रीट यहाँ पे नहीं करेगा। तो स्वान सेल होगा लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करेगा, माइलिन शीथ का सिक्रीशन नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत बार गलती क्या करते हैं अपन, माइलिन शीथ नहीं है तो अपन क्या सोचते हैं कि स्वान सेल्स नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, माइलिनेटेड न्यूरॉन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूरीलेमा। क्या होता है न्यूरीलेमा, देखते हैं अभी। न्यूरीलेमा है ना, मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल है, दूसरा आपका स्वान सेल्स, और तीसरा आपका माइलिन शीथ, इन सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, आगे देखो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। कहाँ पे मिल रहा है, स्पाइनल और क्रेनियल। अब इसको ऐसे याद रखने का, माइलिन शीथ करता क्या है, इंसुलेटर है। क्या है वो, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब कि जो आपका इम्पल्स आपका आ रहा है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, है ना, उसको ये कंजर्व करके रखेगा, अच्छे से बचा के रखेगा, वो लीक ना हो, तो इसको इंसुलेट करके रखता है। आ रही बात समझ। अब इसका मतलब क्या है देखो, इसका सिग्नल है देखो, तो कहाँ पे मिलता है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, मतलब जो नर्व्स आपके कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेन से, और जो कहाँ से निकला है, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं हमारे बॉडी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं। तो ऐसे समझ लो ये पीएम का इंफॉर्मेशन है, तो इसको बहुत सारा कवरेज मिल गया, किससे, माइलिन शीथ से।
आ रही बात समझ? क्योंकि इस इंपॉर्टेंट, ये जो मैसेज है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इंसुलेशन प्रेजेंट है। किसका? माइलिन शीथ का। ठीक है। दूसरा कौन सा आपका? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स, बट स्वान सेल डज नॉट सिक्रीट अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। तो नॉन माइलिनेटेड में कौन हो गया? न्यूरिलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, प्लस स्वान सेल बट नो माइलिन शीथ। क्लियर है? All myelinated nerve fibers are found in ANS, autonomic nervous system, and SNS, somatic nervous system. That is ANS and SNS are non-myelinated या lacks myelin sheath. अब क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का है, तो यह इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसका था? ब्रेन का और आपका स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे ऐसे याद रखने का तरीका ऐसा कोई है नहीं, है ना? तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो लोकेशन यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ पे होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो कहाँ पे होता है आपका? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो लोकेशन याद रखो। आगे देखो, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। अभी आपने देखा ना, दो माइलिन शीथ के बीच में गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ आई बात समझ? चलो, तो अभी तो अपन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया नहीं मैंने, लगभग 50% 60% बात तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते समझ गए कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। ठीक है, आएंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे भी थोड़ी देर में। चलो, टाइप्स ऑफ मैटर। आपके ब्रेन में दो टाइप के टिश्यू मिलते हैं, दो टाइप के टिश्यू मिलता है आपके ब्रेन में, है ना? या दो टाइप के मैटर इसको बोल सकते हो, एक को बोलते हैं ग्रे मैटर, एक को बोलते हैं व्हाइट मैटर, है ना? अब देखो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल बॉडी एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन मेड्यूलेटेड मतलब नॉन माइलिनेटेड। तो जहाँ पे सेल बॉडी, अभी बताया आपको कि जहाँ पे सेल बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कौन दिखाएगा आपको? सेल बॉडी। और वहाँ पे कैसे नर्व फाइबर्स होने चाहिए? नॉन माइलिनेटेड। उस रीजन को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। दूसरा क्या है? वाइट मैटर। इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स विच अपीयर्स व्हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ के प्रेजेंस के कारण कैसा नजर आता है? व्हाइट। तो जहाँ पे माइलिन शीथ होगा, सीधी बात समझो, यहाँ पे एक्सॉन, कैसा वाला एक्सॉन? माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, उसको बोलेंगे व्हाइट मैटर। और जहाँ पे सेल बॉडी होगा उसको बोलेंगे ग्रे मैटर। आई बात समझ? अब लिखा हुआ है देखो, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग द ग्रे कलर। क्योंकि वहाँ पे कौन है? बहुत सारा आपका सेल बॉडी, इसलिए उसका कलर कैसा होगा? ग्रे। जो सेरेब्रल मेड्यूला है आपका is referred to as white matter due to its opaque white appearance. The white appearance is because of the presence of myelinated nerve fibers, मतलब myelin sheath. सेल बॉडी कैसा कलर देता है? ग्रे। और माइलिन शीथ कैसा? व्हाइट। इसीलिए जहाँ पे सेल बॉडी होगा वो ग्रे मैटर कहाएगा, जहाँ पे आपका माइलिन शीथ होगा या माइलिन शीथ वाला एक्सॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर। ठीक है, रेशियो ऑफ ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है आपका? 1:2। ठीक है, मतलब ज्यादा कौन होगा आपका? व्हाइट मैटर। ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ ग्रे मैटर इज 94% एंड ऑफ व्हाइट मैटर इज ओनली 6%। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से आने से पहले देखो क्या है, वो क्या लिख दिया वहाँ पे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेडुला। अभी आप पढ़ोगे कि जो सेरेब्रम है तो ना ब्रेन के पार्ट्स है ना, फोर ब्रेन का पार्ट्स आपका कौन? आपका सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम होता है ना आपका, ये देखो, ये मान लो सेरेब्रम है आपका। ठीक है, तो सेरेब्रम का जो पेरीफेरी वाला बाउंड्री वाला रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो बीच वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला। ठीक है, तो मेडुला में कौन सा मैटर होगा? व्हाइट मैटर। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, देखो, एक न्यूरॉन का अपन प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। ऊपर में कौन दिख रहा है आपको? सेल बॉडी। और एक्सॉन कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा कि नहीं? तो सेंटर में कैसे मैटर होना चाहिए? और पेरीफेरी पे सारा सेल बॉडी हो तो कैसा होना चाहिए? ग्रे मैटर। आज बात समझ? तो पेरीफेरी पे कैसा होगा? ग्रे मैटर। मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कैसा होगा? ग्रे मैटर। और बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मेडुला, सेरेब्रल मेडुला। वहां पे कौन सा मैटर होगा? व्हाइट मैटर। बात समझ में आई? अब आ गए अपन किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, है ना? इसमें मैंने कहाँ पे पढ़ा दिया था उन लोगों को? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले बैचेज में, इसलिए यहाँ पे इसके नोट्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, चलो देखो,
यहाँ से क्या निकलेगा आपका सारा, ठीक है। डेंड्रॉन्स में जो ब्रांचिंग होता है, एक 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 करके अपन लिखते चलते, ये क्या है आपका डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स में क्या होगा, ब्रांचेज, इस ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ हटाते हैं ताकि यहाँ पे कुछ और लिख सके अपन। चलो देखो, ये बात समझ में आई, सब जगह क्या होगा आपका ब्रांचिंग होगा। इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, और इसको क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स। यह आपका क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या क्या बोल सकते हैं, आपने देख लिया, साइटोन बोल लो, स्टोमा बोल लो, पेरिकैरियोन बोल लो, ठीक है। यह आपका है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी है तो इसका न्यूक्लियस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बाकी सेल होंगे, सब होंगे ना। अब सेल है तो सब होगा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, इसके साइटोप्लाज्म को बोल देंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या बोल देंगे भाई, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूरो। क्लियर है। तो क्या बोल देंगे अपन, न्यूरोप्लाज्म। क्लियर है। इसमें अब कुछ स्पेशल ग्रैनुअल्स आपको दिखाई देगा, उस ग्रैनुअल्स को क्या बोलेंगे अपन, नी सेल्स ग्रैनुअल्स। क्या बोलेंगे, ये कौन सा आपका, नी सेल्स। क्लियर है। अब इसके बारे में आपको बता ही दिया, ये है क्या आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। ये क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अगला, अगला ये एक्सॉन में क्या होगा, एब्सेंट, तो एब्सेंट इन एक्सॉन। और इसका बॉडी क्या है आपका, इसको क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, ट्रिग्वाइड बॉडी। क्लियर है। क्या नाम है इसका, ट्राइग्वाइड या ट्रिग्वाइड बॉडी, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा आपका, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में, एब्सेंट इन। उसके बाद इसमें कुछ और स्पेशल फाइब्रिल्स मिलते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका, न्यूरो तो फाइब्रिल्स, है ना। ये क्या आपका फाइबर्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स। और ये किसमें हेल्प करेगा, कंडक्शन में। किसमें हेल्प करेगा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। किसमें हेल्प करेगा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। यह जो न्यूरोफाइब्रिल्स है आपका, ये सब जगह मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा आपको, कहाँ पे, एक्सॉन में भी और डेंड्रॉन में, मतलब ये सब जगह मिलता है। कौन आपका, न्यूरोफाइब्रिल्स, क्योंकि किसी में हेल्प कर रहा है, कंडक्शन में ना, तो कंडक्शन की जरूरत तो हर जगह है ना, है ना। तो इसलिए न्यूरोफाइब्रिल्स आपको सब जगह मिलेगा, डेंड्राइट्स में भी, ठीक है, एक्सॉन में भी और सेल बॉडी में भी। क्लियर है। अब देखो आगे, इस पॉइंट से आपका कौन निकलता है, एक्सॉन। सेल बॉडी के जहां से निकलता है एक्सॉन आपका ओरिजिनेट होता है, उस स्ट्रक्चर को, जगह को बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन लॉक। क्लियर है। इस पॉइंट से कौन निकला आपका, एक्सॉन, सेल बॉडी से, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सॉन हिलॉक। उसके बाद कौन है हमारा, एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन पे आपके बता ही दिया, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होंगे, है ना। इस सेल्स को क्या बोलेंगे अपन, स्वान सेल। कौन सा सेल है भाई, स्वान सेल, ठीक है। चलो, अब ये स्वान सेल्स क्या करता है आपका, पहले ये समझो। जो एक्सॉन है आपका, है ना, इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन को अपन क्या नाम देते हैं, एक्सोलिमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलिमा। ये देखो, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ध्यान देना, ये आपके एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, तो पहला एक मेम्ब्रेन तो हो गया आपके एक्सॉन का, डेट इज कॉल्ड एक्सोलिमा। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, होगा कि नहीं, इस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब देखो, ये स्वान सेल है, स्वान सेल का मेम्ब्रेन होगा खुद का, इसके खुद के मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे न्यूरी लेमा। इसके खुद के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, स्वान सेल का, अरे सेल है तो उसका मेम्ब्रेन होगा ना भाई, उसके खुद के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूरी लेमा। अब देखो, यह जो स्वान सेल है कि स्फिंगोमाइलिन है ना, या स्फिंगोमाइलिन बोलो, या उसको फॉस्फोलिपिड का एक लेयर सिक्रीट करता है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं अपन, माइलिन शीथ। कौन सा लेयर सिक्रीट करेगा भाई, ये माइलिन शीथ।
फॉस्फोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्फिंगोमाइलिन। तो यह लेयर जो सिक्रीट किया इसको क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ। क्लियर है? लेकिन जब नॉन मेडुलेटेड की बात करेंगे या नॉन माइलिनेटेड का, यह माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं करेगा। आई बात समझ? तो जब आपसे पूछेगा कि भाई माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या है, तो देखो तो न्यूरिलिमा प्लस माइलिन शीथ प्लस एक्जोलिमा, इनको मिला के बोलेंगे कि नहीं? तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब न्यूरिलिमा प्लस माइलिन शीथ प्लस एक्जोलिमा। जब उसकी बात करेंगे नॉन माइलिनेटेड का, तो माइलिन शीथ नहीं होगा, बस एक्जोलिमा होगा, न्यूरिलिमा होगा। क्लियर है? मतलब न्यूरिलिमा बोले तो इसी में इंक्लूड कर लेंगे किसको? स्वान सेल को। दोनों में स्वान सेल आएगा, है ना? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब आगे आओ, देखो यहाँ पे जो एंड होता है, ये एंड पूरी तरह से ब्रांच्ड होता है। जो आपके एक्जॉन का एंड होगा पूरी तरह से क्या होगा? ब्रांच्ड। ठीक है? अब यहाँ देखो, मान लो ऐसे ब्रांचिंग हो गया, यहाँ पे एक नॉब बना दिया हमने और यहाँ पे एक नॉब बना दिया हमने। ठीक है? इसको अपन एंड बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड बल्ब, या इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नॉब। तो चलो, यह हो गया आपका साइनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक, इस नॉब के अंदर छोटे छोटे ऐसे वेजिकल्स होते हैं। इस वेजिकल को क्या बोले अपन? सिनेप्टिक वेजिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर। अब अंदर को पूछ रहा हूं मैं, सिनेप्टिक वेजिकल्स, है ना? तो सिनेप्टिक नॉब में क्या प्रेजेंट है आपका? सिनेप्टिक वेजिकल्स। और इस वेजिकल्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके अंदर जो केमिकल है उसको क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना? तो इसके अंदर जो केमिकल है उसको क्या नाम दिया हमने? न्यूरो ट्रांसमीटर। दिस केमिकल इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। आई बात समझ? चलो, इतनी बात समझ में आई? यह स्ट्रक्चर हो गया आपके एक न्यूरॉन का। ठीक है? सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स, इधर क्या हो गया? एक्सॉन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्या बोला? इसके ऊपर कौन से सेल है? स्वान सेल। स्वान सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोला? न्यूरोलिमा। स्वान सेल एक आपका लेयर सेक्रेट करता है, उसका नाम क्या? माइलिन शीथ, है ना? ऊपर से आप ध्यान रखो, दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, ये स्वान सेल इतने दूर दूर नहीं होता है, ठीक है? समझाने के लिए ऐसे बनाया। जो दो के बीच में गैप होगा, दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। जब इतनी बातें हमने सीख ली, तो अब क्या देखेंगे अपन? बता ही दिया मैंने कि जो डेंड्राइट्स है, जो आपका कंडक्शन करता है इम्पल्स का, वो कैसा होगा? देखो ना, ऐसे लेके आ रहा है, डायरेक्शन देखो, यह डायरेक्शन ऐसा है। तो डेंड्राइट जो कंडक्शन करेगा कैसा होगा? सेंट्रीपिटल। डेंड्राइट का कैसा होगा? सेंट्रीपिटल होगा ना? कैसा इंडक्शन करेगा ये? सेंट्री। और जो आपका दूसरा कौन है आपका? एक्सॉन। एक्सॉन का कैसा होगा? सेंट्री, क्योंकि ये सेल बॉडी से अवे दूर लेके जा रहा है। आप ऐसे बोल सकते हैं सेंटर से पेरीफेरी। तो सेंटर से पेरीफेरी कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। और पेरीफेरी से सेंटर कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अब थोड़ा बहुत यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब कंडक्शन होगा, तो देखो कोई भी स्टिमुलस होगा, उसको रिसीव करेगा कौन? आपका डेंड्राइट्स, है ना? रिसेप्टर्स मतलब वहीं पे होंगे, वहाँ पे रिसीव किया आपका सेंसरी न्यूरॉन आपका, तो रिसीव करेगा सेंसरी रिसेप्टर्स। कौन है आपका? सेंसरी ऑर्गन्स। अब ऑर्गन में कौन से न्यूरॉन होंगे? सेंसरी न्यूरॉन। और एक किसका पार्ट है? न्यूरॉन का ही पार्ट है ना? तो एक सेंसरी न्यूरॉन मान लेते हैं अभी। कौन रिसीव किया उसको? डेंड्राइट्स। कहाँ आया? सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब से सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन जैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल के पास पहुंचता है, ठीक है, कहाँ पहुंचता है सिग्नल आपका? सिनेप्टिक, ये मान लो आप सीधा एक मैं क्या बना रहा हूँ? सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है? एक नॉब और उसके अंदर क्या है? वेसिकल। सिग्नल जैसे ही आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स, मान लो सिग्नल कहाँ पहुंच गया आपका? ये सिनेप्टिक वेसिकल के पास। कहाँ पे? सिनेप्टिक वेसिकल। जैसे ही पहुंचता है, यह सिनेप्टिक जो वेसिकल है, यह मूव करना शुरू करता है। किधर? पेरीफेरी के साइड में मूव करना। और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके वॉल से फ्यूज, और ये टूटेगा
और सारे न्यूरोट्रांसमीटर को दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होता है साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट वहां पे लाके डाल देगा। ठीक है, यहां से आपका दूसरा न्यूरॉन आपका शुरुआत होगा। दूसरा न्यूरॉन का क्या होगा यहाँ पे, कौन होगा आपका, डेंड्राइट। क्या इसका हो गया सेल बॉडी, ये हो गया इसका एक्सॉन। क्या हो गया इसका एक्सॉन, ये हो गया इसका सेल बॉडी। अब देखो इस डेंड्राइट्स के ऊपर फिर से इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर। कौन होगा, रिसेप्टर्स। तो देखो अभी जो ये पूरे एक्सॉन में या पूरे न्यूरॉन में जो आपका सिग्नल इंपल्स ट्रांसफर हो रहा था किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, केमिकल। फिर जैसे ही इसमें आएगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल। इसीलिए बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। ऐसा नेचर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। क्लियर है, चलो इतनी बात सबको समझ में आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स आपको समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, चलो इसमें देखो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये दोनों टर्म तो बता दिया था मैंने, कंडक्शन क्या होता है और जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, बताया था ना। कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन में डिफरेंस आपको बताया था। मान लो एक न्यूरॉन है आपका, अभी आपने देखा न्यूरॉन का लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सॉन का मेनली। ये देखो एक्सॉन बहुत क्या होता है, लंबा होता है ना, अभी देखा आपने। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ से एक सिग्नल रिसीव किया, रिसीव करने के बाद कहाँ आया, सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद एक्सॉन भी बहुत लंबा है, एक्सॉन के पहले पॉइंट ए पे आया, पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करके। तो पहले तो जो आपका नर्व इम्पल्स है उसको हमें एक ही न्यूरॉन के अंदर ही क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना होता है। तो जब एक ही न्यूरॉन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम सिग्नल को भेज रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब समझ में आया। सेम न्यूरॉन में जब एक पॉइंट से पॉइंट ए बी सी डी ऐसे करके हम नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। अब जब ये खत्म हो गया यहाँ पे आके, कहाँ पे, साइनेप्टिक वेसिकल्स में। अगला आपने देखा था, ये देखो यहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद वो कहाँ आ गया आपका, अब गैप में, दो न्यूरॉन के गैप में। यहाँ से कौन उठाएगा इसको, अगला। तो एक न्यूरॉन से, ये मान लेते हैं फर्स्ट न्यूरॉन, इसको मान लिया हमने सेकेंड। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब हमने सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलेंगे अपन ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से दूसरे में भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, है ना। इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक। हर बार पहले वाले न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक। एनएफ से पहले वाला है ना, प्री सिनेप्टिक। इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक, है ना। तो एक न्यूरॉन से दूसरे में जब ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और एक ही न्यूरॉन के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे तो कंडक्शन। क्लियर है। तो अभी हमें क्या देखना है, जनरेशन एंड कंडक्शन। अभी अपन ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं बस जनरेशन का। पहले तो नर्व इम्पल्स क्या करना होगा, जनरेट करना होगा ना, और जनरेट जब हो गया तो उसको क्या करना है, हमें कंडक्ट करना है। ठीक है, तो पहले अपन जनरेशन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, कंडक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, कंडक्शन क्या आपका, ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स अलोंग वन एक्सॉन इज कॉल्ड कंडक्शन। एक ही एक्सॉन में पॉइंट ए से बी, बी से सी ऐसे करके ट्रांसफर करना इम्पल्स का, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्शन। ट्रांसमिशन क्या आपका, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन या वन एक्सॉन एंडिंग टू नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू Roger, a nerve impulse can be defined as the sum of mechanical, chemical and electrical disturbances created by stimulus in a neuron. इम्पल्स क्या है आपका, तीनों का मतलब समेशन है, सम है। किसका किसका, आपका मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, जो कहाँ क्रिएट होता है, आपके एक न्यूरॉन में। तब आपका क्या जनरेट होगा, एक नर्व इम्पल्स। क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ नर्व फाइबर। तब एक नर्व सेल्स का या नर्व फाइबर का क्या देख रहे हैं अपन, प्रॉपर्टी। पहला क्या आपका, एक्साइटेबिलिटी, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय अ स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, देन द नर्व फाइबर कम्स टू अ स्टेट ऑफ क्या, एक्साइटेशन। द स्टिमुलस में बी फिजिकल, मैकेनिकल,
केमिकल और इलेक्ट्रिकल इन नेचर। स्टिमुलस का कोई भी फीचर हो सकता है आपका, कोई आपके बॉडी फ्लूइड में चेंज हुआ तो आपका कैसा हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई मैकेनिकल मतलब इंजरी हो गई मैकेनिकल हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना, फिजिकल हो सकता है, केमिकल मैकेनिकल है ना, कोई भी आपका हो सकता है क्या आपका स्टिमुलस। और दूसरी बात स्टिमुलस माइट भी एक्सटर्नल और इंटरनल, इस बात को भी याद रखना है। ये भी फॉलो करता है कौन सा रूल, ऑल और नन, है ना। मतलब अगर स्टिमुलस जनरेट करना है तो आपको प्रॉपर स्टिमुलस देना होगा। मान लो कि जितना स्ट्रेंथ चाहिए स्टिमुलस का उतना ही जाएगा तो ही आपका ये एक्साइट होगा, नहीं तो एक्साइट नहीं होगा। A minimum strength of stimulus called threshold stimulus is needed to bring the nerve fiber to a state of excitation। आप जानते हो कि मिनिमम जितना चाहिए उसको उतना तो चाहिए ही चाहिए, और मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। Any stimulus below the threshold value will cause no excitation. If the strength and duration of the stimulus is greater than the threshold value, there will be no change in the degree of response. So the response of nerve fiber is always maximum। मतलब इसलिए तो बोलते हैं ऑल और नन, या तो यहाँ पे पूरा मैक्सिमम फेज में होगा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लो कि 50 है, कितना 50, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आपने दिया तो ये मैक्सिमम ही अपना मैक्सिमली अपना काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 से 60 कर दिया, 70 कर दिया, 80 कर दिया तो नर्व इम्पल्स का आपका क्या होगा, जनरेशन बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा। मतलब सीधी बात है, रूल फॉलो करता है या तो मैक्सिमम या तो कुछ भी नहीं। आई बात समझ, मतलब जो मिनिमम है उसके ऊपर आप कितना भी बढ़ाओ उसका रेस्पॉन्स एक ही जैसा रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो मैक्सिमम है। Then suppose threshold is 30, then if 60 given, then also it will show same excitation, it will not increase. Even 31 given, then also same। मतलब 30 मिनिमम है उसके ऊपर जो भी होगा वो सेम ही एक्साइटेशन दिखाएगा, ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या शो करता है, डिफरेंशियल परमिएबिलिटी। अब नर्व सेल्स है ना, न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन क्या सेल है, इसका मेम्ब्रेन होगा कि नहीं, इसका मेम्ब्रेन कैसा परमिएबिलिटी शो करता है, डिफरेंशियल। अभी देखोगे आप, है ना, किसी के लिए ज़्यादा परमिएबल होगा, किसी के लिए इम्परमिएबल होगा, है ना। तो द नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय न्यूरिलेमा विच इज डिफरेंशियली परमिएबल फॉर डिफरेंट आयंस। क्लियर है। इट मेंटेन्स अबाउट 10 times more Na plus concentration in extracellular fluid, whereas more K plus 30 to 40 times more in intracellular fluid। मतलब इससे आपको यह पता चल रहा है कि जो एक्जोलिमा है, कौन आपका एक्जोलिमा, ये देखो, या Na प्लस के लिए क्या है, इम्परमिएबल, Na प्लस के लिए क्या है इम्परमिएबल, और K प्लस के लिए क्या है परमिएबल। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं। किस फेज की बात हो रही है अभी, रिलैक्स फेज की, ठीक है, जब कोई भी स्टिमुलस अभी नहीं आया है तब, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में आपका जो एक्जोलिमा है वह के प्लस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है परमिएबल, और एन प्लस के लिए क्या है इम्परमिएबल। तो सिंपल सी बात है, अगर ये के प्लस के लिए क्या है, के प्लस के लिए क्या है परमिएबल, यह मान लो आपका एक्जॉन है और ये आपके एक्जॉन का मेम्ब्रेन है, डेट इज एक्जोलिमा, ठीक है। अब देखो यह आपका किसके लिए परमिएबल है भाई, तो एक्जोप्लाज्म में किसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और इम्परमिएबल किसके लिए है, तो इसको एक्जोप्लाज्म बोला, बाहर वाले फ्लूइड को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर है। अभी नर्व फाइबर्स हमारा सेल है यहाँ पे, है ना, तो इस सेल के बाहर के फ्लूइड को अपन क्या बोल सकते हैं, इधर भी क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इधर भी क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। और ये इम्परमिएबल है किसके लिए, सोडियम के लिए, मतलब बाहर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, Na+ का। आई बात समझ, यही यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका मेम्ब्रेन होता है डिफरेंशियली परमिएबल होता है, और यह अप्रोक्स 10 टाइम्स मोर Na+ कहाँ रखता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और अप्रोक्स 30 to 40 टाइम ज्यादा K+ कहाँ होता है, एक्जोप्लाज्म में, यहाँ पे एक्जोप्लाज्म में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ न्यूरिलिमा, न्यूरिलिमा मतलब एक्जोलिमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एज अ रिजल्ट द साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ न्यूरिलिमा दैट इज एक्जोप्लाज्म इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, while outside of the membrane is that is extracellular fluid is relatively कैसा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी कैसे है बताता हूँ मैं, अभी आते हैं उस पर। दैट इज द इनर साइड हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 40 क्या मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। एवरेज कितना लेते हैं इसका, हाँ, रिलेटिव टू आउटसाइड,
ठीक है। ये सब बात कब की हो रही है भाई? रेस्टिंग फेज। कब की? रेस्टिंग की। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज क्या? मेम्ब्रेन इज इन अनएक्साइटेड नॉब, मतलब बता दिया ना, दैट इज रेस्टिंग फेज एंड सो कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। एंड द नॉब इज कॉल्ड क्या? पोलराइज नॉब। और ऐसा नॉब को क्या बोलेंगे? पोलराइज। आज डिफरेंस है ना दोनों का क्रॉस, तो क्या बोलेंगे? पोलराइज। दिस डिफरेंशियल परमेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशियल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अभी जो लाइन पढ़ा ना, अभी अगले 5 मिनट में लाइन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? बस ये समझो कि पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया आपका, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, है ना। और इस पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करने का काम किसका है? सोडियम पोटेशियम पंप का। कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। अगला कौन सा प्रॉपर्टी है शो करता है? कंडक्टिविटी। ये आपने पढ़ ही लिया। ये क्या करेगा? सिग्नल को कंडक्ट। व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड द इंपल्स ट्रेवल्स एज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, है ना। एक्शन पोटेंशियल मतलब along the length of nerve fiber in a particular direction. This property of conduction is called conductivity. The velocity of conduction depends on the diameter, nature मतलब माइलेटेड है या नॉन माइलेटेड, लेंथ एंड क्लियर है। अगला कौन सा पीरियड है भाई? रिफ्रैक्टरी। ये भी पढ़ा था ना आपका, पीरियड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आफ्टर एन एक्साइटेशन द नर्व फाइबर अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रिकवरी वेयर इट रीगेन्स इट ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें क्या होगा? पहला आपका पोलराइज्ड है, उसके बाद क्या होगा? डीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब हमेशा क्या होता है? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद फिर से क्या होगा? रीपोलराइज, मतलब फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। अगला क्या आपका? समेशन। A stimulus of less than threshold value fails to excite a nerve fiber. However, if the same stimulus is applied repeatedly within recovery period, stimulation may occur by the summation. कम है थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए तो कोई काम ही नहीं करेगा, लेकिन मान लो कि 30 चाहिए और एक बार में आया जब वो रेस्ट कर रहा है तब, है ना। 30 चाहिए उसको, एक बार में 10 आया, फिर तुरंत 10 आ गया, फिर तो सब ऐड हो के 30 हो जाएगा कि नहीं हो, है ना। तो फिर से वो क्या करने लग जाएगा? आपका डीपोलराइजेशन। कह रहे? अब यहाँ पे आ गया जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो इतनी बातें हम पढ़ रहे थे कि रेस्टिंग फेज में भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसी को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का जिम्मा किसके पास है? सोडियम पोटेशियम के पास, है ना, सोडियम पोटेशियम पंप के पास। अब वही देख रहे हैं अपन कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता कैसे है, जो हमने पढ़ा ना अभी, उसी चीज को यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, चलो देखो। अब मेम्ब्रेन है, आप सेल्स के अक्रॉस देख रहे हैं ना, तो मेम्ब्रेन है तो आयन चैनल होगा कि नहीं उसके ऊपर? कोई भी मेम्ब्रेन आपने पढ़ चुका है अपने, है ना, तो उसके ऊपर अपने बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स होता है ना। यहाँ पे भी होगा, है ना। डिफरेंट आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरोलिमा या क्या बोलेंगे? एक्जोलिमा। ठीक है। पहला कौन सा पंप मिलेगा? सोडियम पंप। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? सोडियम का। दूसरा पोटेशियम पंप, किसका करेगा? पोटेशियम का। तीसरा कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप, या सोडियम का भी करेगा और पोटेशियम का भी। अब याद रखो, जो शुरू के दो हैं, यह शुरू के दो, यह कैसा ट्रांसपोर्ट करता है? पैसिव, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। और सोडियम पोटेशियम पंप कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ये को ट्रांसपोर्ट करता है। को ट्रांसपोर्ट मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट करेगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, याद रखने का। को ट्रांसपोर्ट करेगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है एक्टिव, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? ये 3 पंप आपने देख लिया। अब देख लो अगला बात याद रखना, नंबर ऑफ पोटेशियम पंप ज्यादा होता है किससे? नंबर ऑफ सोडियम पंप से, है ना। ये सब कंडीशन है कुछ। नंबर ऑफ पोटेशियम पंप इज मोर देन नंबर ऑफ सोडियम पंप। अगली बात, अब रेस्टिंग फेज में आते हैं, क्या क्या कंडीशन। एक तो बता ही दिया मैंने कि रेस्टिंग फेज में जो एक्जोलिमा है वो ज़्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए और कम परमिएबल होता है सोडियम के लिए, है कि नहीं? बता दिया। इन रेस्टिंग फेज मेम्ब्रेन मतलब एक्जोलिमा इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम एंड लेस परमिएबल फॉर सोडियम एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट प्रेजेंट इन एक्जोप्लाज्म। आई बात समझ? ध्यान से देखो, बहुत आसान है। अब अपन देख रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, है ना। तो यहाँ देखो, ये देखो तो क्या है आपका एक्जोलिमा, क्या है? ये है आपका, इसके अंदर क्या है? एक्जो। आ जाओ। अब देखो रेस्टिंग फेज में पहला कंडीशन क्या बोल रहा है
दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। मतलब यहाँ पे अभी किसका कॉन्सेंट्रेशन है भाई? K+ का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है। इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। बाहर वाला कौन सा फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका कॉन्सेंट्रेशन जाना है? Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तीसरा कंडीशन था नियरली इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट, है ना? तो इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स एंड कौन है आपके? फॉस्फेट भी है। नेगेटिव प्रोटीन एंड फॉस्फेट। अब बात समझ, बाहर में कौन है? सोडियम आयन। अंदर में पॉजिटिव आयन तो है पोटेशियम, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्या है? नेगेटिव भी है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कंपैरिजन करके कि बाहर में आपका स्लाइटली क्या है? पॉजिटिव, और अंदर में क्या है? स्लाइटली नेगेटिव। बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो देखो बाहर में स्लाइटली कैसा है? पॉजिटिव। अंदर में स्लाइटली कैसा है? नेगेटिव, है ना? ये आपका मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई बात समझ? लेकिन इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अब क्या करके रखना है? हमें मेंटेन करके रखना है। मतलब इसी कंडीशन में क्या रहे? मेंटेन। तो उसके लिए कौन काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो अभी हमारे पास जो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है भाई? अंदर में बाहर में कैसा है? पॉजिटिव, और अंदर में कैसा है? स्लाइटली, अंदर में स्लाइटली नेगेटिव। ऐसा ही है। अभी इसको हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। मेंटेन करवाएगा आपका सोडियम पोटेशियम पंप। एक पंप यहाँ पे है आपका, कौन सा पंप? यहाँ लिख दे रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम। ये कैसा ट्रांसपोर्ट करता है भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना? सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है ना? तो ये क्या करता है ना, 3 सोडियम को बाहर भेजता है एक साथ। कितने सोडियम को? 3 सोडियम को एक साथ बाहर भेजता है, और उसके जगह पे 2 पोटेशियम को क्या करता है? अंदर लेके आता है। आई बात समझ? किसको बाहर भेजा? सोडियम को। सोडियम को, है ना? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कहाँ है? बाहर है। तो लो से कहाँ भेजा? हाई। अंदर में किसका जा रहा है? पोटेशियम का। तो बाहर से अंदर किसको लाया? पोटेशियम को। लेकिन 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, उसके जगह पे किसको लेके आता है? इसको मेंटेन रखना है ना, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव। तो हर बार एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है, तो बाहर में आपका पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, और अंदर में आपका स्लाइटली क्या होता जाएगा? नेगेटिव। तो बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर है? ये हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वही बातें यहाँ लिखा हुआ है, देखो एट रेस्टिंग फेज जो आपको दिखाया आपका, वही कंडीशन यहाँ पे दिखा हुआ है कि नेगेटिव प्रोटीन है, फॉस्फेट है ना? प्लस इसके अंदर क्या आपका? K+ है। बाहर में आपका Na+ क्या है? ज़्यादा है। इसलिए ये समझ में आ गया सबको? अब चलो, तो बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, जनरेट नहीं किया हो, मेंटेन किया। कौन? आपका सोडियम पोटेशियम पंप, है ना? Na+ को बाहर लेके गया, और कितने को अंदर लेके आया? ठीक है। अब दूसरा क्या आपका? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो पहले हमने कर लिया, क्या देख लिया? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो देख लिया हमने। अब जब रेस्ट में है, जब कोई स्टिमुलस नहीं है तब, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आएगा आपका कौन जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। कौन जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। यहां से देखेंगे अपन कल। ठीक है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है?